सो हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं दिव्या उड़ान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कंप्यूटर विषय से संबंधित कुछ एमसीक्यू सीरीज लेकर आए हैं। जैसे कि हम सभी को पता है, आगामी हॉस्टल वार्डन की जो परीक्षा होने वाली है उसमें इस सब्जेक्ट का वेटेज काफी अच्छा खासा है। इसीलिए इस सब्जेक्ट को आप जितना ज्यादा हो सके प्रिपेयर करिए, जितना ज्यादा हो सके इस सब्जेक्ट के लिए आप एमसीक्यूज बनाइए, और उसी दिशा में एक प्रयास मैं कर रही हूँ। इसके पहले भी कुछ टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस बनाए हैं, उनको आप लोगों ने बहुत पसंद किया, तो डिमांड पे इस बार एक एमसीक्यू वीडियो लेकर आई हूँ। उस एमसीक्यू वीडियो को हम सभी अभी मिलकर सॉल्व करेंगे। उसके बाद अपना आकलन भी हम कर पाएंगे कि हम अभी कितना बना पा रहे हैं और कितना नहीं। बहुत सारी नई चीजें भी आपको सीखने को मिलेगी, तो अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, काफी कुछ आप नया सीखेंगे। तो ये कंप्यूटर का एमसीक्यू सीरीज हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एलसीडी का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर बोलता है, ये एक शॉर्ट फॉर्म वाला क्वेश्चन है जहाँ पे ऐसे देता है आपको कोई वर्ड और बोलेगा फुल फॉर्म बताओ। एक्चुअली ये जो है ना, एब्रीविएशन जो टॉपिक होता है, संक्षिप्ताक्षर बोलते हैं जिसको हिंदी में, उस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस कंप्यूटर में एक या दो देखने को मिलते ही हैं। तो लीड क्रिस्टल, लाइट सेंट्रल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, तो इसका आंसर होना चाहिए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप सभी ने ऐसे टीवी तो देखा ही होगा, आजकल जो फ्लैट वाले आने लग रहे हैं, तो इसको ही हम एलसीडी मॉनिटर, एलसीडी टीवी बोल देते हैं। तो ये है इसका सही आंसर। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो पहली कंप्यूटर की भाषा को किसने विकसित किया था, कौन सा विकसित किया गया था, पूछा जा रहा है। तो पहली जो कंप्यूटर की भाषा थी वो कौन सी थी, बेसिक, पास्कल, फॉरट्रैन या फिर कोबल। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फॉरट्रैन। ये जो फॉरट्रैन है, एक्चुअली में इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इस फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज को ही एब्रीविएटेड फॉर्मेट में यहाँ से फॉर उठा लिया, यहाँ से ये TRAN उठा लिया, और हम लोग क्या बना देते हैं, फॉरट्रैन। तो ये जो लैंग्वेज है यही माना जाता है कि कंप्यूटर की पहली भाषा थी। तो इसका सही आंसर आप जान गए, साथ में फुल फॉर्म भी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, कंप्यूटर में बिजली की आपूर्ति बंद करने पर कौन सी मेमोरी का डेटा नष्ट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, मिट जाएगा। कौन सा आंसर होना चाहिए। तो इसके लिए आपको कंप्यूटर का मेमोरी सेगमेंट जरूर पढ़ना पड़ता है, उसमें ही ये चीजें क्लियर होती है। फिलहाल इसका आंसर होता है RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें यदि आप बिजली की आपूर्ति बंद कर देंगे तो डेटा नष्ट हो जाएगा। वहीं पर रोम, ईपीरोम, पीरोम, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, इसके ऑपोजिट काम करेंगे। या फिर हम बोल सकते हैं कि रीड ओनली मेमोरी जो है वो आपकी बिजली की आपूर्ति होने पर डेटा को पूरी तरीके से नष्ट नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन 3 था। क्वेश्चन 4 कहता है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होगा, कौन करता है। ऑप्शंस पे नजर डालिए, मेमोरी, पेरिफेरल्स, इनपुट और आउटपुट द्वारा या सीपीयू द्वारा। यदि मैं बात करूं ये सीपीयू मतलब क्या, तो सीपीयू का भी मतलब होता है, एक फुल फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग, और लास्ट पोर्शन होता है यूनिट। तो ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है यही इसका फुल फॉर्म है। इनपुट और आउटपुट में रूपांतरण कौन करेगा, तो मेमोरी, पेरिफेरल और इनपुट आउटपुट नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सीपीयू। ये सीपीयू ही है जो इनपुट ग्रहण करेगा, अंदर प्रोसेसिंग करेगा, और आपको आउटपुट के रूप में परिणाम क्या करेगा, प्रदान करेगा। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल सूचनाओं में, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करेगा। हार्डवेयर पूछ दिया सीधे सीधे, प्रोटेक्टर, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस या प्रोसेसर। तो देखिए सेम जैसा पिछला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन भी, बस थोड़ा सा इसमें भाषा बदला गया है। बोलता है हार्डवेयर बता दीजिए, नाम सीधे सीधे। देखिए प्रोटेक्टर करके यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये इसका सही आंसर नहीं है, ना ही इनपुट आउटपुट डिवाइस है। इसका सही आंसर होना चाहिए प्रोसेसर। एक चीज हमेशा आप याद रखेंगे, एक नोट छोटा याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की, तो इस कंप्यूटर के अंदर आपको मॉनिटर, कीबोर्ड, एक माउस या फिर एक सीपीयू, ऐसा एक सिस्टम का स्ट्रक्चर ध्यान आता है। इस कंप्यूटर का सबसे प्रमुख भाग होता है इसका सीपीयू, दैट इज नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का सबसे प्रमुख भाग होता है इसके अंदर लगा हुआ सबसे सघन चिप वाला सर्किट बोर्ड, जिसको मदरबोर्ड कहते हैं। और उसके अंदर अगर आप जाएंगे
तो सबसे जरूरी पार्ट होता है इसका माइक्रो प्रोसेसर। वर्तमान में जो कंप्यूटर है वो प्रोसेसर बेस्ड है, इसी को हम माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर बोलते हैं। तो सही आंसर होगा प्रोसेसर, क्योंकि इसने पूछा है हार्डवेयर, तो हार्डवेयर बिल्कुल प्रोसेसर है। फोटो इसका देखिए यहाँ डाला हुआ है। और अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में मेन काम यही करेगा, क्योंकि आप सभी ऊपर ऊपर से जानते हैं सीपीयू करेगा, लेकिन सीपीयू के अंदर भी कौन सबसे प्रमुख बैठा है? माइक्रो प्रोसेसर। तो आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल तत्व कौन कौन से हैं? ऑप्शंस देखिए, डाटा सूचना एप्लीकेशन, सिस्टम और एप्लीकेशन, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, या नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्लियरली विजिबल इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट है। मतलब कि कंप्यूटर में आपको कोई भी क्या देना पड़ेगा? इनपुट देना पड़ेगा, इसके अंदर क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी, इसके साथ जो सीपीयू लगा होगा उससे क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी, और आपको आउटपुट के रूप में परिणाम क्या होने लगेगा? मिलने लगेगा। तो बीच में आता है प्रोसेसिंग वाला चक्र और साइड में आएगा आउटपुट। इसका मतलब इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट ही इसके चक्र में क्या होंगे? शामिल होंगे। ऑप्शन सी। तो इजी लेवल के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे आसानी से बन जा रहे हैं, बस आप इनको गलत करके नहीं आना है। ऐसे क्वेश्चंस में गलती नहीं होनी चाहिए। वह सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आएगी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाएगी, और उस सूचना को क्या बोलेंगे? थ्रूपुट, आउटपुट, रिपोर्ट की इनपुट। तो देखिए बोलता है बाहरी स्रोत से आने वाली है, मतलब कोई सूचना जो इन होने वाली है, और जो भी सूचना इन होने वाली है इसी को तो आप क्या बोल देते हो? इनपुट बोल देते हो। तो सीधे सीधे सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर इसी बात को बोला जाता कि आफ्टर प्रोसेसिंग प्रसंस्कृत परिणाम या प्रोसेस्ड वाला जो भी डाटा है कहीं भेजा जाएगा, तो जब भेजा जाएगा आप सुनेंगे इसका मतलब है कुछ चीजें आउट हो रही हैं, और इसी को आप लोग फिर आगे क्या बोल देते हैं? आउटपुट बोल देते हैं। सो इट इज एज सिंपल एज दैट। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 होगा स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? अब ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे नाम चाहे कुछ ईयर्स होंगे, ये चीजें आपको याद रखनी है ताकि अगर स्टैटिक क्वेश्चन आ जाए फैक्चुअल तो आपसे ना छूटे। तो स्टोर्ड प्रोग्राम वर्तमान में क्या है? आप एक साथ विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी गाना चला रहे हैं, इधर टाइपिंग होती है, उसी तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि वर्तमान में मल्टीटास्किंग हो चुके हैं हमारे कंप्यूटर्स। पहले क्या था? स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा नहीं होती थी। आपको ये जो कंसेप्ट है ये देने वाले व्यक्ति है जॉन वॉन न्यूमैन। चार्ल्स बेबेज का नाम आप लोगों ने सुना है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर की हम क्या देते हैं? संज्ञा देते हैं। बट इसको अगर बोला जाए कि स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने दी, तो वॉन न्यूमैन सर ने दी। ब्लेज पास्कल और जॉन मैचली इसका आंसर नहीं है, वो इररिलेवेंट ऑप्शंस है। तो जॉन वॉन न्यूमैन का याद रखेंगे नाम। साथ ही इनसे जुड़ा एक और फैक्ट याद रखना है कि अगर कभी बोला जाए आपको कि आधुनिक कंप्यूटर, वर्तमान के जो कंप्यूटर है उसके विकास का, उसके ग्रोथ का सबसे ज्यादा श्रेय किसको दिया जाता है? तो वो भी दिया जाता है किसको? सर जॉन वॉन न्यूमैन को। तो इनका नाम काफी जरूरी है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोसेसर जो कंप्यूटर का हृदय मतलब हार्ट कहलाएगा उसे और भी क्या कहेंगे? मैक्रो प्रोसेसर, मैक्रोचिप, माइक्रोचिप या सॉफ्टवेयर? तो सॉफ्टवेयर तो फर्स्ट ऑफ ऑल गलत आंसर है। माइक्रो प्रोसेसर इज अ हार्डवेयर थिंग, तो ये ऑप्शन तो गलत ही है। तीनों में कंफ्यूजन हो सकता है और इसका एक ही सही आंसर है, वो है माइक्रोचिप। तो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर होगा उसको आप माइक्रोचिप कहते हैं। अगला बात करें अगर, तो सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नल के संचालन को कौन नियंत्रित करेगा? जो भी सिग्नल्स आपके वहां पे ट्रांसफरेबल होंगे उसको कौन क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। तो आंसर क्या पूछता है? मेमोरी यूनिट, एएलयू, कंट्रोल यूनिट या नन ऑफ दिस? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे बोल रहा है इनपुट ऑपरेशन होगा, बीच में क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी, और आउटपुट आपको क्या मिलेगा? प्रदान होगा।
तो इनके संचालन को कौन नियंत्रित करेगा? तो मेमोरी यूनिट, एएलयू या कंट्रोल यूनिट। जिनको अगर थोड़ा सा समझ आ रहा होगा, ये तीनों ही यूनिट के बारे में आपने सुना है, किसके अंदर मौजूद होते हैं? ये सीपीयू के अंदर। अभी तक याद आ रहा है, मैं बताती थी कि कंप्यूटर का मुख्य भाग सीपीयू, सीपीयू का मदरबोर्ड, फिर माइक्रो प्रोसेसर। बिल्कुल उस सीपीयू के अंदर भी तीन और भाग होते हैं, एक होता है एएलयू, एक होता है सीयू और एक होता है एमयू। इसी एएलयू, इसी कंट्रोल यूनिट और इसी मेमोरी यूनिट को यहाँ लिखा गया है। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो सिग्नल का संचालन को नियंत्रित मतलब क्या? कंट्रोल। तो कंट्रोल कौन सा यूनिट करेगा? कंट्रोल यूनिट करेगा। सीधे सीधे आंसर इसका ऑप्शन सी होता है। बात करें तो इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह डैश का निरूपण करता है। किसका निरूपण करेगा? सर्किट बोर्ड का, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल का, कंप्यूटर सिस्टम का या मोबाइल डिवाइसेस का। क्वेश्चन समझिएगा, एक कंप्यूटर में ये जो आप देख रहे हैं, साथ में अगर मैं यहाँ पे एक कीबोर्ड बना दूं, यहाँ पे मैंने एक छोटा माउस बनाया और यहाँ एक हम बना देते हैं सीपीयू। ये जो तमाम चीजें हैं, यही आपको अगर पूछा जाए तो ये इसका क्या है? मॉनिटर है, मतलब एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। ये क्या है? इसका कीबोर्ड है, जो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। ये इसका माउस है, जो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। और रही बात सीपीयू की, तो ये ना इनपुट है ना आउटपुट है, ये इसका प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। तो कुल मिला के आप देख पा रहे हैं मैंने कैसा स्ट्रक्चर रेडी किया है। इसी स्ट्रक्चर को, पूरे को, ओवरऑल हम बोल देते हैं कंप्यूटर, या आप बोल सकते हो कंप्यूटर व्हाट? कंप्यूटर सिस्टम। बोलते हैं ना सिस्टम पे काम कर रहा हूं बैठ के करके, तो ये वही सिस्टम है। ऑप्शन सी, कंप्यूटर सिस्टम ही कहेंगे जब इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों के समूह को हम निरूपित करेंगे, तो सिस्टम इन जनरल बोलते हैं। ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फिर से एक फैक्चुअल क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था? एक मैकेनिकल कैलकुलेटर का नाम बोला जा रहा है। ब्लेज पास्कल, हावर्ड आइकन, जॉन माउकली या नन ऑफ दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना भी जरूरी है कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था क्या, उसका नाम क्या था। तो जो कैलकुलेटर बना था उसका नाम था पास्कलाइन, उसका नाम था पास्कलाइन। इसी को अर्थमेटिक कैलकुलेटर बोल देते हैं, पास्कल्स कैलकुलेटर बोल देते हैं, एडिंग मशीन बोल देते हैं, कई नाम है इसके। लेकिन याद रखेंगे फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर नोन एज पास्कलाइन। और इस पास्कलाइन से आप समझ पा रहे होंगे कि इसको बनाने वाले कौन है? ब्लेज पास्कल। तो सर ब्लेज पास्कल ने इसे बनाया है। और यदि मैं बात करूं कब बनाया गया है ये, तो 1640 का दशक याद रखेंगे आप, इस दौरान इसको क्या किया गया था? बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था। प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर जान गए कि पास्कलाइन है, बनाया किसने है? ब्लेज पास्कल। कब बना है? 1640। तो ये आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बोले तो अगला क्वेश्चन कहता है मेन मेमोरी डैश के समन्वय से काम करेगी। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन। किसके कोऑर्डिनेशन से काम करती है मेन मेमोरी? सीपीयू के, विशेष कार्य कार्ड के, इंटेल के कि रैम के? तो जो मेन मेमोरी होगी वो सीपीयू के कोऑर्डिनेशन से क्या करेगी? काम करेगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आकार के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कंप्यूटर का कौन सा प्रकार नहीं है? आप बहुत क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। नहीं है में कभी गलती हो जाती है, तो पहले क्वेश्चन समझना है। आकार के आधार पे कौन सा प्रकार नहीं होगा? मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो या ऑप्टिकल? तो देखिए माइक्रो कंप्यूटर वर्तमान में जो घर ऑफिस में लगा होगा ना, आपके स्कूल कॉलेज सब में, पर्सनल लेवल पे जिसको पीसी बोल देते हो, ये कौन सा कंप्यूटर है? माइक्रो ही है। मिनी कंप्यूटर इससे आकार में कुछ बड़ा और क्षमता में कुछ कम होगा। और यदि बात करूं मेन फ्रेम की, तो बड़े उद्योग, घर, बड़े ऑफिस, एमएनसीज में ये लगा होगा। और ये भी आकार के आधार पे एक प्रकार है। तो इन तीनों को हम कंप्यूटर के आकार के आधार पे वर्गीकृत करते हैं, लेकिन ऑप्टिकल कंप्यूटर बस नहीं है जो आकार के आधार पे किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा डी। कौन नहीं है पूछा है तो डी लगाना है। साइज के आधार पे 4 पढ़ना है आपको, सीक्वेंस सुन लेना। सबसे बड़ा होगा सुपर कंप्यूटर, उसके बाद होगा मेन फ्रेम। मेन फ्रेम
कंप्यूटर, उसके बाद होगा मिनी कंप्यूटर, और लास्ट में याद रखेंगे स्मॉलेस्ट बोल सकते हैं, या जो बहुत इजिली यूजर फ्रेंडली है वो आप माइक्रो कंप्यूटर्स ले सकते हैं। घर, ऑफिस और जो बार बार सिस्टम का फोटो मैं बनाती हूँ वो माइक्रो कंप्यूटर ही है। तो ये इसका एक सही आंसर था, साथ ही एक अच्छा खासा इसका एक्सप्लेनेशन भी मिल गया। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम। तो भारत में जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम क्या है? याद रखेंगे सुपर कंप्यूटर के बारे में नहीं, ये फर्स्ट कंप्यूटर के बारे में पूछ रहा है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। उसका नाम था सिद्धार्थ। ये भारत द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर या एक तरीके का पर्सनल कंप्यूटर आप ले सकते हैं, सिद्धार्थ। बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, कौन निम्न में से कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करेगा? लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक या उपरोक्त सभी? फिर से कंफ्यूजन यहाँ हो सकता है क्योंकि तीनों के साथ सभी भी दिया है। लोगों को लगता है कि मैडम ने अभी अभी बोला था कि सीपीयू के 3 भाग, कौन कौन सा? एएलयू, सीयू और एमयू। जहां एएलयू मतलब कि आपको मैं एरो हेड ही कर देती हूँ, ज्यादा इजी रहेगा। अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, लास्ट वाला क्या कह रहा है? एमयू। एमयू मतलब मेमोरी यूनिट, मेमोरी और क्या? यूनिट। कुल मिला के 3 ही होंगे सीपीयू के अंदर, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है सामंजस्य कौन स्थापित करेगा? इसका आंसर भी बिल्कुल उस प्रीवियस क्वेश्चन के भांति ऑप्शन बी होगा। कंट्रोल यूनिट ही है जो ये काम करेगा। इवन दो कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर्स के बीच कोऑर्डिनेट करना, सारे सॉफ्टवेयर्स के बीच कोऑर्डिनेट करने का काम कंट्रोल यूनिट का ही होगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये काम आपका सीपीयू कर रहा है, डायरेक्टली कौन कर रहा है? सीयू कर रहा है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या आता है, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया? अब फिर से एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखने लायक। ये जो एनालिटिकल इंजन है, देखिए दिखता कुछ ऐसा है और आपको जान के आश्चर्य हो सकता है कि ये भी एक कंप्यूटर है। ये एक कंप्यूटर का प्रकार है। जब हम कंप्यूटर का उद्भव और विकास वाले टॉपिक को पढ़ते हैं सिक्वेंशियली, तो बीच में आता है डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, जिसमें से ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद ही आपको मैं बता दूं संग्रहित प्रोग्राम, संग्रहित प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की अप्रोच इसके बाद लाई गई थी। और एनालिटिकल इंजन का निर्माण करने का श्रेय जाता है जी एकन, एवा लवलेस, उपरोक्त सभी चार्ल्स बेबेज। आता है चार्ल्स बेबेज को। आप सभी जानते हैं ये फादर ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर के पिता कहलाते हैं। तो चार्ल्स बेबेज ही थे जिन्होंने एनालिटिकल इंजन का क्या किया है? निर्माण किया है। और बता दूं आपको कि 1837 से 42 लिया जाता है जब इसका निर्माण किया गया था। और एक फैक्चुअल बात यहाँ पे है कि इस एनालिटिकल इंजन में पहली बार कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की अवधारणा आई और उस प्रोग्रामर का नाम था मैडम एडा ऑगस्टा। तो ये भी एक बात आपको याद रखनी है कि जो मैडम एडा ऑगस्टा थी, दुनिया की पहली प्रोग्रामर मानी जाती है, और यही थी जो चार्ल्स बेबेज के साथ मिलके इस एनालिटिकल इंजन को इन्होंने प्रोग्राम किया था। ईयर भी ध्यान रखेंगे 1837 टू 42। तो ये था आपका एनालिटिकल इंजन के बारे में सब कुछ। व्यक्तिगत तौर पे, पर्सनल लेवल पे किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? अभी अभी मैंने बातचीत में ही बता दिया था, माइक्रो, सुपर, मिनी की मेन फ्रेम। तो किया जाता है किसका? माइक्रो का। उदाहरण देखिए, लैपटॉप, पीसी, टैबलेट, ये सभी क्या कहलाएंगे? आपके माइक्रो कंप्यूटर ही कहलाएंगे। और रही बात आकार के आधार पे, 4 मैंने बताया था, सबसे बड़ा सुपर, फिर मेन फ्रेम, फिर मिनी, और लास्ट में कौन आता है? माइक्रो आता है। सुपर कंप्यूटर बिल्कुल पर्सनल लेवल पे, व्यक्तिगत तौर पे कर ही नहीं सकते, वो विशेष काम के लिए, वेदर फोरकास्टिंग, रक्षा, सेना, अंतरिक्ष, इनके लिए किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर तो बिल्कुल ऑप्शन गलत है। बात करें अगर तो चुंबकीय डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क पे कौन से पदार्थ की परत चढ़ी होती है? तो देखिए ये है आपका एक मैग्नेटिक डिस्क, आप सभी लोगों ने कभी ना कभी इसे देखा होगा। तो इस पे जो परत होती है, जो इस तरीके से शाइनी थोड़ी सी, वो कौन सा पदार्थ है? आयरन ऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, फास्फोरस पेटॉक्साइड की मैग्नीशियम ऑक्साइड? तो इसका सही आंसर होगा आयरन ऑक्साइड। सुने हैं आप FeO करके, केमिस्ट्री में पढ़ा करते थे। FeO आयरन ऑक्साइड की
परत इस पे क्या बिछाई जाती है, चढ़ाई जाती है डेटा स्टोरेज के लिए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन है, ईयर के बारे में ये क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज का वर्ष माना जाता है 1946। आप सभी ने एनिएक, यूनिवेक, एडवेक इनका नाम सुना होगा। 46 में सर्वप्रथम एनिएक को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो आप मान सकते हैं कि आधुनिक कंप्यूटर का खोज ही इसके बाद ही शुरू हुआ है 1946। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, हरमन हॉलरिथ, ब्लेज पास्कल। देखिए चार्ल्स बेबेज हमने अभी सुना था, ब्लेज पास्कल के बारे में भी सुना था, हरमन हॉलरिथ भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इन्होंने टैबुलेटिंग मशीन बनाया था, हम उद्भव विकास में देखते हैं। तो लेकिन आंसर ये तीनों के नहीं होने वाले हैं, आंसर होने वाले हैं वॉन न्यूमैन। थोड़ी देर पहले इनको मैंने सर जॉन वॉन न्यूमैन के रूप में बताया था, और ये भी बताया था कि सर जॉन वॉन न्यूमैन को ही सर्वाधिक योगदान दिया जाता है आधुनिक कंप्यूटर के विकास में। फादर ऑफ कंप्यूटर तो चार्ल्स बेबेज ही माने जाएंगे, बट इसमें श्रेय जाता है ऑप्शन ए का। तो ये आपको आंसर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास। इंटीग्रेटेड सर्किट ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, ये टॉपिक आईसी। आईसी का फुल फॉर्म सैकड़ों बार परीक्षा में पूछा गया है, क्या होता है, फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये आपका फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन बोल रहा है यहाँ पे किसने आविष्कार किया, तो आईसी का जो आविष्कार है वो किया गया है चार्ल्स बेबेज तो नहीं, रॉबर्ट नायक, सीवी रमन नहीं, इसका आंसर है ऑप्शन सी जे एस किल्बी। आप देख पा रहे हैं ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, यही क्या है, आईसी, और इसी आईसी को बनाया है जे एस किल्बी। साथ में इनके एक सहयोगी भी हैं जिनका नाम याद रख लेना, रॉबर्ट नोई। तो किल्बी और नोई दोनों ने मिलकर ही क्या बनाया है, इसको बनाया है, ऐसा माना जाता है। ऑप्शन में अगर किल्बी है तो हमने बिल्कुल ऑप्शन सी को आंसर लिया है, आप रॉबर्ट नोई भी ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस हैं इनमें से, कीबोर्ड या माउस, विंडोज 2000 और विंडोज, मॉनिटर और प्रिंटर, या फिर कोई नहीं। तो केवल और केवल आउटपुट डिवाइस की ये बात किया है। हम सभी को पता है कि यहाँ पर कीबोर्ड और माउस आउटपुट नहीं, इनपुट डिवाइसेस हैं। ये जो दो ऑप्शन है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है, ना ये इनपुट डिवाइस है ना ये आउटपुट डिवाइस, ये सॉफ्टवेयर्स हैं। बात करें मॉनिटर प्रिंटर की तो बिल्कुल मॉनिटर और प्रिंटर ये दोनों ही क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस। इसका मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पढ़े तो कहता है निम्न में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। स्टूडेंट इसके लिए थोड़े कंफ्यूज रहते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए कौन सा, सीडी रोम, रैम, कैश या फिर रजिस्टर्स। तो वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट मेमोरी बोल सकते हैं आप रजिस्टर्स को। आप देख पा रहे हैं ये रजिस्टर सबसे छोटी और सबसे तीव्र मेमोरी दोनों याद रखना है, सबसे तेज भी और क्या बोल रहे हैं सबसे छोटा, आकार के हिसाब से सबसे छोटा तेज मेमोरी आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन परिवर्तित करेगा, असेंबलर, कंपाइलर की इंटरप्रेटर। तो इसका सही आंसर है असेंबलर। जो असेंबली लैंग्वेज है उसको कंप्यूटर की मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है असेंबलर। नाम इसका एज इट इज याद रखना है आपको। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ कब से हुआ। 15 अगस्त 1995, 26 जनवरी 95, 15 अगस्त 1998 98 या फिर 26 जनवरी 1998। दो ईयर 98 के हैं, दो 95 के हैं और रिमार्केबल डेज ही हैं यहाँ पे 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसा। तो ये याद करने वाला एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा 15 अगस्त 1995। इसी दिन से क्या हुई है, भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ माना जाता है। आप सभी लोगों ने VSNL कंपनी के बारे में सुना होगा, विदेश संचार निगम लिमिटेड।
इसी कंपनी के द्वारा भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में ये जो कंपनी है इसका नाम बदल दिया गया है, बीएसएनएल के नाम से ये क्या है, प्रचलित है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए प्रयोग की जाने वाली माउस की टेक्निक कौन सी है। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देखना चाहेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इमेजिन करिए कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी फाइल फोल्डर की आप प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप राइट क्लिक करते हैं, एक डायलॉग बॉक्स या मेनू बॉक्स खुल के आता है, उसमें से एक लास्ट ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं जो प्रॉपर्टीज का होता है। इस हिसाब से हम लोग ड्रैगिंग ड्रॉपिंग नहीं, हम लोग करते हैं राइट क्लिकिंग और इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज। तो ये माउस से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि आप प्रॉपर्टीज देखने के लिए कौन सा क्लिक करेंगे। अगर माउस की बात करें तो राइट एक बटन होता है, एक लेफ्ट होता है, एक बीच में स्क्रॉल बटन जिसको स्क्रॉल व्हील बोल देते हो। तो राइट बटन से ही एक बार क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज देखने के लिए काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेजर का आविष्कार किसने किया है। तो इसमें एक फैक्चुअल बात है कि ये आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। 1960 याद रखना है आपको ईयर। 1960 में थियोडर मैमन के द्वारा किया गया था, लेजर का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैनर डैश को स्कैन करेगा, टेक्स्ट को, पिक्चर्स को, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को, या नन ऑफ दिस। तो इसमें आपको स्कैनर की बात की जा रही है। हम सभी बखूबी जानते हैं इट इज अ काइंड ऑफ इनपुट डिवाइस जिससे हम टेक्स्ट और पिक्चर दोनों को ही स्कैन कर लेते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होता है कि ये टेक्स्ट और पिक्चर दोनों को स्कैन करता है। खुद ही आप लोग अपने फोन में आजकल स्कैन करके पीडीएफ या इमेज रूप में कन्वर्ट कर लेते हो। आप किसी भी टेक्स्ट को भी कर लेते हो, किसी भी आप इमेज को भी कर लेते हो। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है। तो अशुद्धि के बारे में अगर बात की जाए तो इसी अशुद्धि को हम लोग एरर या फिर कोई त्रुटि के रूप में जानते हैं। वो त्रुटि जो कंप्यूटर के प्रोग्राम में सामने आती है और उस त्रुटि का नाम होता है बग। तो इसको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बग के रूप में याद रखेंगे कि कंप्यूटर के आंकड़ों में प्रोग्राम में आने वाली त्रुटि को बग कहा जाता है और इसको दूर करने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का नाम भी एक क्वेश्चन बनता है और वो कहलाता है डीबगिंग। तो बग और डीबगिंग दोनों आप ध्यान रखेंगे, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में ऐसे ही याद रखना है, बग और डीबगिंग। डीबगिंग मतलब उस आंकड़ों में हुई त्रुटि को दूर करना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बग कहेंगे उसको। रही बात यहाँ पे अदर ऑप्शंस की तो इररिलेवेंट है ये। बिट और बाइट तो कंप्यूटर की मेमोरी से संबंधित टर्म्स हैं और चिप तो अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा ही था कि माइक्रोचिप हम माइक्रो प्रोसेसर को कहते हैं। इसका मतलब चिप एक सही आंसर नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेसिक भाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो व्यवसाय में, गणित में, बच्चों की शिक्षा में या सरल भाषा को सिखाने में। बेसिक जो यहाँ लिखा हुआ है इट इज अ काइंड ऑफ असेंबली लैंग्वेज, आप इसको हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में भी जानते हैं। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला एक ये भाषा है जिसको सरल भाषा सिखाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच कौन करेगा। तो देखिए कहता है इसमें ऑप्शन सीडी का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, जो गोल सा आप अपने घर पे पहले इसको मेमोरी डिवाइस के रूप में इस्तेमाल करते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर बायोस या फिर प्रोसेसर। इस बायोस का एक फुल फॉर्म होता है जिसको याद रखना जरूरी है। इसका मतलब होता है बेसिक इनपुट स्लैश आउटपुट सिस्टम। तो बायोस का फुल फॉर्म तो हमने जान लिया। कुछ ऐसा आपको ये नजर आ रहा है, ये जो है आपका, ये क्या है, एक बायोस। इसी बायोस के बारे में बात की जा रही है कि सभी हार्डवेयर की जांच कौन करेगा। तो इसका सही आंसर होगा बायोस। सीडी तो एक मेमोरी डिवाइस है, ये गलत ऑप्शन है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत ही ये काम करता है तो आप सीधे बायोस ही आंसर लेंगे अगर वो दिया है तो। और अगर आपको बात करें प्रोसेसर की तो ये इसका सही आंसर नहीं है जब तक बायोस दिया है। बायोस ही है जो जब आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो सभी हार्डवेयर की पुष्टि करेगा कि वो उनसे सही तरीके से कनेक्टेड है कि नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर की किस जनरेशन में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा इट मींस मैकेनिकल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। तो ये किया गया था पहले जनरेशन में। आप सभी को मालूम है दूसरे, तीसरे और चौथे जनरेशन से हम लोगों ने असेंबली लैंग्वेज का शुरुआत कर लिया था इस्तेमाल करने का। यही वजह है कि इस
का पहले जनरेशन में इस्तेमाल किया गया था मैकेनिकल लैंग्वेज को। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा सब आप लोगों ने सुना होगा, ये उसी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जंक ईमेल को क्या कहा जाएगा? जंक ईमेल को स्क्रैप, स्पूफ, स्क्रिप्ट या फिर स्पैम बोलेंगे। थोड़े से कंफ्यूजिंग टॉप वर्ड्स है, इसमें ऑप्शंस है, आपको याद रखना है। इसको बोला जाता है स्पैम। इसी को अनसॉलिसिटेड ईमेल भी कहा जाता है। आप दोनों ही बात याद रखेंगे। आप अपने जीमेल में जाएंगे, वहां पे एक स्पैम वाला अलग से ऑप्शन दिखेगा, उसी की ये बात कर रहा है, उसे जंक ईमेल के रूप में भी जाना जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 34। 35 कहता है जो अनुदेश या इंस्ट्रक्शन आसानी से समझे जा सकेंगे उसको आप क्या कहोगे? यूजर फ्रेंडली, इंफॉर्मेशन, वर्ड प्रोसेसिंग या आइकन। तो उसको कहा जाएगा यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली मतलब ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन जो यूजर को आसानी से फ्रेंडली क्या हो जाए, समझ आ जाए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को डैश कुंजियां कहा जाएगा? यस, इट इज रिलेटेड टू कीबोर्ड। ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू कीबोर्ड है। आप खुद ही देखेंगे यहाँ पे कि एक यहाँ पे बटन दिख रहा है आपको कंट्रोल, एक दिख रहा है यहाँ पे आपको शिफ्ट, ये अप एरो जो है शिफ्ट होगा। अगर एक और देखें तो आल्ट, और चौथा मैं इंक्लूड कर रही हूँ कौन सा? विंडोज। इन चारों बटनों को आपस में कहा जाता है, इन चारों बटनों को आपस में कहा जाता है मॉडिफायर बटन्स। मॉडिफायर बटन इनको बोला जाएगा। तो इन्हीं चारों को कहा जाएगा मॉडिफायर। कारण क्या है मॉडिफायर कहने का? ये स्वयं में कोई भी काम नहीं करते, लेकिन दूसरे बटन के साथ संयोजित रूप से अगर आप इनको दबाएंगे तो ये एक विशेष काम देंगे, विशेष परिणाम देंगे। इसी वजह से इन चारों को बोलेंगे मॉडिफायर बटन। तो यहाँ पर फंक्शन एडजस्टमेंट मॉडिफायर या अल्फा न्यूमेरिक कह रहा है। ऑप्शन सी जो है मैच करता है मॉडिफायर। मॉडिफायर बटन ये चारों कहलाएंगे। कुल इनकी संख्या होती है 4, लेकिन अगर कीबोर्ड में उपस्थित कुल मॉडिफायर की बोलोगे तो 8। 4 इधर है तो 4 आपको इधर भी ये मिलेंगे, और ये टाइपिस्ट की सुविधा के लिए डाला जाता है ताकि वो दोनों हाथों से इसको क्या कर सके, एक्सेस कर सके और इजिली कोई भी काम कर सके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 36 का एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है अधिकांश उत्पादों पर मतलब प्रोडक्ट्स पर प्रिंट लाइनों के पैटर्न को हम क्या कहते हैं? OCR कहते हैं, प्राइसेस कहते हैं, बार कोड की स्कैनर्स। तो इनको कहा जाता है बार कोड। तो ये जो ऑप्शन सी है यही इसका सही आंसर है। आपको ये फोटो नजर आ रहा है जिसमें आपको कुछ वर्टिकल ब्लैक प्लेट्स दिख रही हैं। ऊर्ध्वाधर काली पट्टियां लिखा होता है किताबों में। तो ये जो ऊर्ध्वाधर काली पट्टियां हैं विभिन्न चौड़ाई की हैं, इन्हीं को कहा जाता है बार कोड। ध्यान रखना है इसमें जो सूचना है ना वो एक पट्टी की चौड़ाई, मतलब कि ये पर्टिकुलर पट्टी की जो चौड़ाई है उसमें साथ ही 2 पट्टियों की बीच की दूरी, मतलब 2 पट्टियों के बीच में जो ये डिस्टेंस है उसके हिसाब से इसमें डाटा फीड किया जाता है। और ये जो है बार कोड सभी उत्पादों पर प्रिंटेड आजकल दिखता है। याद रखना है अगर एक फैक्ट, तो 1998 से भारत सरकार के द्वारा बार कोड को सभी उत्पादों पे कंपलसरी कर दिया गया है। आप एक छोटा सा चाहे डिवाइस ले, कोई प्रोडक्ट ले, चाहे एक चॉकलेट ले, आप कुछ भी लेंगे आपको पीछे बार कोड जरूर नजर आएगा। तो ये है इसका सही आंसर, बार कोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है MICR में C का पूरा नाम क्या है? एक जो MICR कह रहा है उसका सबसे पहले आपको फुल फॉर्म जानना पड़ेगा। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। कुछ किताबों में रिकॉग्नाइजर भी इनको बोलते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन भी होता है कि मैम सही आंसर कौन सा लेना है। आप दोनों ही बोल सकते हैं, रीडर और रिकॉग्नाइजर, दोनों का मतलब ही है स्कैन करना, पहचान करना। यहाँ पर ये जो डिवाइस दिख रही है आपको, ये एक तरीके की MICR डिवाइस है। बहुत सारे इससे प्रश्न बनते हैं। एक ये भी बनता है कि ये इस्तेमाल कहाँ होता है, तो बैंक में चेक को स्कैन करने के लिए ये डिवाइस इस्तेमाल होगी। और अगर इस प्रश्न का सही उत्तर देखें तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है, इसका मतलब C का मतलब हो जाएगा ऑप्शन ए कैरेक्टर।
तो इस तरीके से ये जो MICR है वो एक प्रकार का स्कैनर है, इनपुट डिवाइस के रूप में आता है ये, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं बैंक में। बैंक के चेक में नीचे कुछ आपको नीचे कोड दिखता है आपको ब्लैक कलर से लिखा हुआ, उसी को हम MICR कोड बोलेंगे। 9 डिजिट का वो MICR कोड होता है और ये बैंक चेक में इस्तेमाल होता है। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 39, कंप्यूटर के साथ उपयोग किए जाने वाले उन कैमरे को क्या बोलेंगे जिनका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग या लाइव वेब कास्टिंग के लिए होगा? वेब कैम्स बोलेंगे, वेब पिक्स बोलेंगे, ब्राउजर पिक्स या फिर ब्राउजर कैप्स? तो इसका सही आंसर है वेब कैम। वेब कैमरा या वेब कैम बोलते हो आप जिसको, तस्वीर दिख रही है यहाँ पर एक, इन्हीं को कहा जाता है वेब कैमरा। इन्हीं के इस्तेमाल से हम ऑनलाइन माध्यम से वेब कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग सब कुछ कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस उपयोग में लाई जाती है? तो ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट मतलब इस प्रकार के एनवायरनमेंट के लिए आपको जो स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस है वो हो सकती है माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक, तीनों ही। अगर बात की जाए तो ये तीनों ही पॉइंटिंग डिवाइसेस के रूप में क्या है, काफी फेमस है। आप माउस तो जानते ही हैं, अगर ट्रैक बॉल की बात करूं तो वो माउस का एक प्रारूप है, अल्टरनेटिव है। इस जॉयस्टिक में रबर बॉल नीचे ना होके ऊपर लगा होता है, यूजर को बिना माउस को हिलाए या बिना ट्रैक बॉल को हिलाए उसको बॉल को घुमा के आप इसको इस्तेमाल करते हैं। वही बात करें जॉयस्टिक की तो गेम वगैरह खेलने में ये इस्तेमाल आता है। इसका स्टैंडर्ड आंसर होगा माउस, मतलब GUI या फिर ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट के लिए आप माउस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। विकल्प के रूप में ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक भी ले सकते हैं, कीबोर्ड का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा। तो ये था आपका सही आंसर माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? बिल्कुल इस नहीं है को आपको ध्यान देना है वरना जल्दी में हम उसको देख नहीं पाते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस है प्रिंटर, टच स्क्रीन, मॉनिटर या प्लॉटर। तो आउटपुट डिवाइस नहीं है की श्रेणी में प्रिंटर तो एक आउटपुट में आएगा। टच स्क्रीन की अगर बात करूं तो ये IO डिवाइस, IO मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस में शामिल होता है। मॉनिटर तो एक आउटपुट डिवाइस है और प्लॉटर भी एक कैसा डिवाइस है, आउटपुट। इस हिसाब से इसका सही आंसर लग रहा है ऑप्शन E, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर लग रहा है, टच स्क्रीन, जो कि एक आउटपुट नहीं IO डिवाइस में शामिल होता है। तो ऑप्शन बी आप लगा सकते हैं इस हिसाब से। कंप्यूटर में एक ही डेटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाएगा? तो सोचिए, ये बहुत अच्छा और ट्रिकी क्वेश्चन है। प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है कि इस प्रोसेस को इंटरैक्शन, कंकरेंसी, रिडंडेंसी या फिर इंक्यूमेशन कहेंगे। तो इसको बोला जाता है रिडंडेंसी। तो जिनके लिए नया है ये फैक्ट, बिल्कुल अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ऐसी फैक्चुअल बातें आपको जो बताई जा रही हैं जो नहीं है आपके लिए। तो ये जो आपको रिडंडेंसी जो मेथड है वो कंप्यूटर में एक डाटा को कई जगहों पे हम सेव करते हैं उसे बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर, बाईं मतलब कि लेफ्ट साइड के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजी, ये कीबोर्ड के बारे में है। तो बैक स्पेस दबाएंगे, डिलीट दबाएंगे, कंट्रोल की, इंसर्ट। अगर रही बात यहाँ पे डिलीट करने की तो कंट्रोल और इंसर्ट तो डाला ही नहीं जा सकेगा। डिलीट और बैक स्पेस में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यदि मैं उदाहरण के लिए कहूं कि मेरा कर्सर इस या के पास रखा हुआ है और यदि मैं बैक स्पेस बटन दबाऊंगी तो ये कर्सर के लेफ्ट साइड के डाटा को क्या करेगा, मिटाएगा। बैक स्पेस में कई बार ऐसे आप लोग एरो भी देखते हैं, मतलब ये लेफ्ट साइड का मिटाएगा। वहीं पे अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि ये जो डिलीट बटन है ये किधर का डेटा मिटाएगा, तो ये जो डिलीट बटन है अगर कर्सर मेरा यही ही रखा हुआ है तो ये कर्सर के राइट साइड का, कर्सर के राइट दाईं ओर का डेटा को करके एक एक स्थान मिटाता है। तो आपको ध्यान रखना है, बैक स्पेस मतलब लेफ्ट साइड, डिलीट मतलब राइट साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैक स्पेस, क्योंकि क्वेश्चन कहता है बाईं ओर कौन मिटाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये कंसेप्ट आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस के दो मानकों के बीच
दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग क्या है? ये जो व्हील वाला होता है जिसको थर्ड बटन, स्क्रॉल व्हील, स्क्रॉल बटन कहते हो, क्या काम करता है? सेलेक्ट आइटमों को क्लिक करने के, वेब पेजों को क्लिक करने के, स्क्रॉल करने के, या फिर शट डाउन। तो सही आंसर एप्रोप्रिएट है ऑप्शन सी, स्क्रॉलिंग। ये स्क्रॉल करने के काम आता है। आप सभी वेब पेजेस में जब सर्फिंग करते रहते हो तो आप उसी व्हील से ऊपर नीचे करते हैं। फाइल फोल्डर्स भी देखते हैं, आप कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी पढ़ते हो तो स्क्रॉल ये काम करने के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकनेट क्या है? NICNET एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है, विशेष तार का जाल है, इंटरनेट का कोई और नाम है कि प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। NIC नेट जो होता है, जिसको निकनेट बोलते हैं, ये भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला एक नेटवर्क है। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या होंगे? पब्लिक के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर, या फिर इंटरनेट पे मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर, सरकारी सॉफ्टवेयर को बोलते हैं, या फिर माइक्रोसॉफ्ट के बने सॉफ्टवेयर्स को? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन बी, इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध, जो कि फ्रीली अवेलेबल है, उन सभी सॉफ्टवेयर्स को आप पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई कैसे नापेंगे? बिट में, बाइट में, मीटर में कि हर्ट्ज में? तो हर्ट्ज तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, ना ही मीटर है। बिट बाइट में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसका सही आंसर होता है बिट। तो आप ऑप्शन ए लगाएंगे, बिट में मापा जाता है। यदि बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ASCII आस्क सिस्टम में कितने कैरेक्टर को कोडित किया जाता है? डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं वहां जिसमें वो नंबर पूछ रहा है। तो इसमें 128, 256, 512 या 1024? इसका सही आंसर है 128, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन, ऑप्शन ए 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स को आप कोड कर सकते हैं उस कोड के तहत, आस्की कोड के तहत। तो ये है इसका सही आंसर। 49 आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कहता है, सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पेंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है जो पेंटिंग के काम आएगी? तो टच स्क्रीन, माउस, टच पैड या ट्राइक बॉल? ट्राइक बॉट कहना चाहता है ये, तो ट्राइक बॉट या फिर आपको अभी बताया गया था ट्रैक बॉल या फिर माउस, सभी एक दूसरे के विकल्प हैं। पेंटिंग की बात की जाए तो माउस ही सबसे ज्यादा प्रचलित है, ऑप्शन बी आप लगा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन कहता है आज का, क्वेश्चन नंबर 50। इसके बाद आज की ये सीरीज यहीं पे समाप्त हो जाएगी। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस के साथ या अलग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। क्वेश्चन 50 कहता है, कंप्यूटर के लिए कौन सा प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है? प्राथमिक बोला है, आउटपुट डिवाइस के बारे में तो सभी जानते हो, ये प्राथमिक क्या चीज है? तो प्राथमिक कहने का मतलब प्राइमरी या प्राइमरली जो डिवाइस है जो इस्तेमाल की जाएगी उसकी बात कर रहे हैं। हमेशा से आपको मालूम है, कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो एक आपको मॉनिटर इमेजिन होगा, एक इमेजिन होता है कीबोर्ड, फिर साथ ही एक यहाँ पे माउस लगा रहता है और एक हम बना देते हैं क्या चीज, सीपीयू। यदि बात करूं तो इस मॉनिटर को हम प्राइमरी आउटपुट डिवाइस कहेंगे, कीबोर्ड को हम प्राइमरी इनपुट डिवाइस, माउस भी एक सेकेंडरी इनपुट डिवाइस है और सीपीयू तो हम सभी जानते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस होगा। इस हिसाब से अगर प्राथमिक आउटपुट डिवाइस की बात करें तो ऑप्शंस है मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर या माउस। तो स्कैनर और माउस को एलिमिनेट कर लीजिए, वो आउटपुट डिवाइस है ही नहीं, ये दोनों इनपुट डिवाइसेस है। लेकिन प्रिंटर और मॉनिटर दोनों ही आउटपुट है, प्राथमिक के रूप में आंसर आ जाएगा ऑप्शन है मॉनिटर। प्रिंटर होगा सेकेंडरी, जो भी चीजें मॉनिटर में आप कर रहे हैं उसको हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त करने के लिए ये लगाते हो, देखने के लिए मॉनिटर ही। तो इस तरीके से आज का ये क्वेश्चन आंसर सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। इस एमसीक्यू सीरीज में कुल 50 प्रश्न डाले हुए हैं, सभी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट हैं और विभिन्न आपके टॉपिक्स, पूरा सिलेबस ही ये सब सारे प्रश्न कवर कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये एमसीक्यू सीरीज अच्छा लगा होगा, आपको बहुत सारी नई चीजें पता चली होंगी। तो इसी के साथ ये सीरीज मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, एमसीक्यू चाहिए या किसी टॉपिक बेस्ड चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, निश्चित रूप से उसका ही वीडियो बनेगा। तो मिलते हैं, धन्यवाद।